ओके गाइस, नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 2 ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते होते हैं और तकरीबन हर साल ही रिपीट होते हैं। इसमें मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि इसमें आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं उनको फोकस करना है, कौन से टेक्स्ट के पोर्शन को आपने फोकस करना है। स्टार्ट करते हैं। Across the road behind a rampart of ancient elms lay Brookfield, russet under its autumn mantle of creeper। के एक सड़क के पीछे रैम्पर्ट, उसको आप कह लेंगे जिस तरह फेंस होता है या जंगला होता है या बाड़ की सेंस में ये मीनिंग आता है। ऑफ एंशियंट कदीम, एम्स जो दरख्तों का झुंड होता है, पुराने ज़माने के जो कदीम दरख्त हैं, बड़े बड़े दरख्त थे और उनका एक झुंड सा था और उनकी बाड़ पे एक किनारे के साइड पे ब्रुकफील्ड था, पीछे की साइड पे, मतलब उसके इर्द गिर्द जो थे वो बड़े बड़े दरख्त थे पुराने ज़माने के। अमूमन ये आप स्कूल्स में और कॉलेजेस में या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स कोई भी इदारे होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े आपने दरख्त देखे होंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे और बहुत सालों पुराने होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही था। रसिट अंडर इट्स ऑटम मेंटल ऑफ क्रीपर। रसिट मतलब मैरूनिश टाइप, जिस तरह ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें मैरून पेंट किया गया होता है, तो इस तरह का उसका था कलर। इट्स ऑटम मेंटल ऑफ क्रीपर कि अपनी उसमें ख़ज़ां की एक लुक आती थी, उसमें जैसा ख़ज़ां को उसने घेरे हुए था, उसमें उसकी लुक्स आती थी ब्रुकफील्ड की। अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग्स सेंटर्ड अपॉन अ क्वाड्रेंगल, के उन 18वीं सदी की ज़माने की वो बिल्डिंग्स थी जो बिल्ड की गई थी और उसके चौकोर शक्ल में ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग वहाँ पे मौजूद थी। ये मैं वीडियो में इसकी पिक्चर भी लगा दूँगी ब्रुकफील्ड की, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। चौकोर किस्म की ये बिल्डिंग बनी हुई थी और इस पे क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है। एंड देयर वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड, और इसके इर्द गिर्द और आगे पीछे जो थे एकर्स थे, खेल के मैदानों के खाली मैदान थे। देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज, और उसके बाद एक छोटा सा बैकवर्ड किस्म का विलेज था, डिपेंडेंट बैकवर्ड किस्म का। एंड द ओपन फैन कंट्री, और बाकी जो था वो दलदली इलाका था। फैन जो होता है ना वो दलदली इलाके को कहते हैं। कंट्री देहाती इलाका जो होता है। ब्रुकफील्ड एज वेदरबाई हैड सेड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन, एक पुराना इदारा था, इस्टेब्लिश्ड इन द रेन ऑफ एलिज़ाबेथ, मलका एलिज़ाबेथ के ज़माने में। रेन वो जो टाइम पीरियड था उनका दौर हुकूमत था। एज अ ग्रामर स्कूल इट माइट विद बेटर लक हैव बिकम अ फेमस एज हैरो। वो हमने चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट ईयर एट हैरो, ठीक है। उसमें जो स्कूल का जिक्र है वो स्कूल ब्रुकफील्ड के ज़माने, ये दोनों स्कूल जो हैं उसी ज़माने के हैं। ऑल्दो ब्रुकफील्ड जो है वो एक उसने एक इमेजिनरी प्लेस है, ठीक है। तो इट्स लक हाउएवर हैड बीन नॉट सो गुड। द स्कूल वेंट अप एंड डाउन, dwindling almost to non-existence at one time, becoming almost illustrious at another। dwindling के बिल्कुल नीचे चले जाना, ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रक्शन की सेंस में। नॉन एग्जिस्टेंस के एक ज़माना उस पर आता था कि बिल्कुल ब्रुकफील्ड का नाम भी कोई नहीं जानता होता था, इतना अनफेमस हो जाता था। और कभी कभी ये इलस्ट्रियस, ये फेमस हो जाता था, ये जगमगाना शुरू कर देता था इसका नाम जो था। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लिटिल पीरियड्स इन द reign of the first George that the main structure had been rebuilt and large additions made later after the Napoleonic wars। Napoleonic wars जो हैं ये अर्ली 18th सेंचुरी में, ठीक है, 1803 से ऑनवर्ड ये स्टार्ट हुई थी और 1815 तक रही थी। ये नेपोलियन की लीडरशिप में ये वॉर्स लड़ी गई थी। फ्रांस और इंग्लैंड और इसमें कुछ और कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व थे। एंड अंटिल मिड विक्टोरियन डेज़, ये विक्टोरियन इरा है, मलका विक्टोरिया के ज़माने का, और ये बड़ा ही उनका जो इंग्लिश लिटरेचर है और इंग्लिश हिस्ट्री जो है उसमें बड़ा ही ये ब्रिलियंट उनका ये टाइम पीरियड है जो उसमें बड़ी तरक्की की इंग्लैंड ने, ठीक है। द स्कूल डिक्लाइंड अगेन बोथ इन नंबर्स एंड इन रिप्यूट, इसकी जो रिप्यूट थी, स्कूल की रिप्यूट थी वो भी मुतासिर हुई और स्कूल में एडमिशन्स जो थे वो भी कम हुए। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर से मुराद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ एडमिशन्स। Weatherby, who came in 1840
रिस्टोर्ड इट्स फॉर्च्यून्स समवट, फॉर्च्यून्स की इसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी उसको थोड़ा सा मिस्टर चिप्स ने इसको रिस्टोर किया, अच्छी सॉरी मिस्टर वेदरबाई ने इसको अच्छी हालत में, बिकॉज ही वाज द प्रिंसिपल। बट इस सब्सिक्वेंट हिस्ट्री, सब्सिक्वेंट के उसके बाद के आने वाले जितने भी टाइम पीरियड्स थे, जितने भी साल थे, उसमें कभी भी मिस्टर ब्रुकफील्ड जो था वो अपने स्टेटस से ऊपर नहीं हुआ। रेज इट्स टू फ्रंट रैंक स्टेटस, जिस तरह हैरो था ये दूसरे स्कूल थे, इस तरह से ब्रुकफील्ड नहीं हो सका। Several notable families supported it. It supplied fair samples of the history-making men of the age, judges, members of parliament, colonial administrators, a few peers and bishops. यहाँ पे क्वेश्चन आता होता है कि ब्रुकफील्ड में किस किस्म के लोग जो थे स्टूडेंट्स से आगे फिर वो प्रोफेशनल जब लाइफ में जाते थे तो किस किस्म के लोग प्रोड्यूस होते थे। तो इसमें फिर आपने ही बताना है कि ब्रुकफील्ड में इस किस्म के लोग आगे आते थे माशरे में। जजेस, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, अ फ्यू पीयर्स जो लॉर्ड्स होते हैं या आप कह लें कि रिच पीपल एलीट क्लास में से, एंड बिशप्स और प्रीस्ट पादरी जो होते हैं, मौलवी टाइप जो होते हैं। मोस्टली हाउएवर इट टर्न्ड आउट मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोफेशनल मैन विद अ गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ कंट्री स्क्वायर्स एंड पर्सनस। स्प्रिंकलिंग हैंडफुल मतलब अच्छी खासी तादाद में कंट्री स्क्वायर्स जो लैंड ओनर्स होते हैं एंड पर्सन्स और जो प्रीस्ट होते हैं। इट वॉज द sort of school which when mentioned would sometimes make snobbish people confess that they rather thought they had heard of it, कि जानबूझ के जो लोग इसकी वैल्यू को कन्फेस नहीं करना चाहते थे वो भी कहते होते थे कि हमने इसका सुना हुआ है, बिकॉज इट वॉज आफ्टर ऑल a school of second rank status. But if it had not been this sort of school, it would probably not have taken tips, for chips in any social or academic sense was just as respectable but no more brilliant than Brookfield itself. It had taken him some time to realize this at the beginning, not that he was बोस्टफुल और कंसीटेड। बोस्टफुल के मिस्टर चिप्स को इस चीज़ पे फ़ख्र नहीं था, इस चीज़ पे उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं था, और कंसीटेड कि अपने आप को वो धोखा भी नहीं देते थे। ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट हिज स्टेटस, बट ही हैड बीन इन दिस अर्ली in his early 20s as ambitious as most other young men at such an age. जब आप 20 साल के होते हैं तो फिर आप समझते हैं कि आप दुनिया को फ़तह कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जब आप 25 साल के हो जाते हैं, जब आप 30 साल के हो जाते हैं, तो आपको अपनी लिमिटेशंस का आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। मतलब आप समझते हैं कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं। जब आप 40 क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। 20s में होता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन जब 40s आते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता। सो मिस्टर चिप्स को भी अपनी जो लिमिटेशंस थी उनका अंदाज़ा हो गया था। हिज ड्रीम हैड बीन टू गेट अ हेडशिप इवेंचुअली और एट एनी रेट अ सीनियर मास्टरशिप in a really first class school. It was only gradually after repeated trials and failures के बार बार नाकामियों के बाद मिस्टर चिप्स को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ that he was unable to get this position, that he realized the inadequacy of his qualifications. मिस्टर चिप्स की जो qualifications थी, जो academic record था, it was not fit for a first rank teacher. His degree, for instance, was not particularly good, and his discipline, though good enough and improving, was not absolutely reliable under all conditions. तमाम किस्म की सूरत हाल में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा या काम या क्लास हो या स्पोर्ट्स में हो, तो वो हर तरह की सिचुएशन में स्टूडेंट्स के साथ डिसिप्लिन जो था उनका मैनेज नहीं हो पाता था। He had no private means and no family connections of any importance. About 1880, after he had been at Brookfield a decade, एक 10 साल का अरसा जो था, एक अशरा जो उन्होंने गुजार लिया, he began to recognize that the odds were heavily against his being able to better himself. Odds, chances, by moving elsewhere, but about that time also the possibility of staying where he was began to feel a comfortable niche in his mind. निश्चय पोजीशन, प्लेस उनकी माइंड में एक चीज़ ये बन गई थी कि अब मैं जहाँ हूँ सेट हूँ। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, आई डोंट नीड टू settle anywhere else except Brookfield. At 40 he was
rooted, settled, and quite happy. At 50, he was the doyen of the staff. At 60, under a new and youthful head, he was Brookfield, the guest of honor at old Brookfieldian dinners, the court of appeal in all matters affecting Brookfield history and traditions. एक ग्रेजुअली मिस्टर चिप्स को वहाँ पे एक रिस्पेक्टफुल स्टेटस मिल गया है ब्रुकफील्ड में, लेकिन ही वाज स्टिल अ टीचर ऑफ सेकंड रैंक. And in 1913, when he turned 65, he retired, was presented with a check and a writing desk and a clock, and went across the road to live at Mrs. Wickett's. A decent career, decently closed. मिस्टर चिप्स को बड़े ही रिस्पेक्टफुल वे में उन्होंने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ थी एज अ टीचर उन्होंने गुजारी, और विदाउट एनीथिंग ऑड हैपनिंग वो क्लोज भी हो गया, ख़त्म हो गया उनका करियर, वो रिटायर्ड हो गए. A decent career, decently closed. 3 cheers for old Chips, they all shouted. 3 cheers for old Chips, they all shouted at that uproarious end of term dinner. कि वो डिनर में सारे लोग जो थे मिस्टर चिप्स को रिस्पेक्ट देने के लिए, इज़्ज़त देने के लिए उन्होंने वो शाउट किया था, वो हिप हिप पूरे जिस तरह कहते हैं वो चीयर्स, ठीक है. और ड्रिंक्स में भी वो चीयर्स उनको वो मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए, खुशी का इजहार करने के लिए कि मिस्टर चिप्स ने बहुत अच्छा अपना टाइम पीरियड वहाँ पे सेंड किया था. 3 cheers indeed, but there was more to come. कहते हैं उन्होंने तो अपनी तरफ से उनको अलविदा कर दिया था, बट अभी कुछ और भी बाकी था. एन अनगेस्ड एपिलॉग जो ख़ात्मा कंक्लूजन के अभी इख्तिताम होना बाकी था. एंड एन एनकोर प्लेड ऑन अ ट्रेजिक ऑडियंस, कि अभी उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो बाकी थी, उन्होंने कुछ और परफॉर्म करना था उनका. अभी मिस्टर चिप्स ने अभी दोबारा आना था एज एन एक्टिंग हेड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 2. इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपने वो मैं एंड पे शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और उनको आपने ज़रूर करना है, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स.